हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो दिस इज अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 42। लेक्चर नंबर 42 के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। चलिए, पहला टॉपिक जो है दैट इज रैट होल माइनिंग मेथड। रैट होल माइनिंग मेथड क्या है यहाँ पर अपन समझते हैं, बट बिफोर दैट ये न्यूज में क्यों है आपने सुना होगा। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे माइनर्स जो थे वो माइन के अंदर फंस गए थे। उन माइनर्स को रेस्क्यू करने के लिए रैट होल माइनिंग मेथड यहाँ पर यूज करा गया था, इसलिए ये न्यूज के अंदर है। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल मेथड है ये, ठीक है। और इसके ऊपर एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने बैन भी लगा रखा है। क्यों बैन लगा रखा है और क्या कॉन्ट्रोवर्शियल है इसके अंदर, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो देखो, रैट होल माइनिंग तो सबसे पहले ये फोटो देखो। अगर ये मान लो होल्स जो होते ना ये छोटे होते तो क्या होता कि जैसे छोटे छोटे होल होते तो ऐसा लगता ना चूहे ने होल कर रखे हैं, है ना। ये एक्चुअली बड़े बड़े हमने करे हैं जानबूझकर माइनिंग करने के लिए, ठीक है। बट अगर छोटे होते तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैट होल माइनिंग। चूहे भी तो ऐसे ही कर देते हैं, छेद, है ना। तो पहाड़ों के अंदर कभी जाओगे तो ऐसे छोटे छोटे छेद आपको दिखेंगे, ठीक है, इतने बड़े नहीं, छोटे छेद, तो वो चूहे करते हैं, राइट। पर ये हमने करे हैं। रैट होल माइनिंग के अंदर क्या करता है चूहा, क्या करता है चूहा, एक जगह घुसता है और घुसता जाता है, 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 अंदर तक कर देता है, बिल्कुल सुरंग ही बना देता है। वैसे ही रैट होल माइनिंग के अंदर क्या होता है कि एक आदमी जितना उसके अंदर घुस जाए उतना एक छेद करा जाता है, और वो वहां तक जाता रहता है। वो छेद करता जाएगा, आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जहां तक जाएगा। कहां तक जाता जाएगा? जब तक उसको कोल नहीं मिल जाएगा। जब तक उसको क्या मिल जाएगा? जब तक उसको कोल नहीं मिल जाएगा, राइट। ऐसी माइनिंग को हम बोलते हैं रेट होल माइनिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, इसे मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम द नैरो और हॉरिजॉन्टल सीम्स। टर्म rat hole refers to the narrow pits dug into the ground, typically just large enough for one person to descend and extract coal. Once the pit are dug, जब एक बार गड्ढा खोद दिया जाता है तो माइनर descend using ropes और bamboo ladders to reach the coal seams, ठीक है। जैसे इस तरह से बैम्बो लैडर से नीचे जाया जा रहा है, और ये इसके अंदर घुसता जाएगा जब तक कि कोल नहीं मिलता। और फिर कोयला मिल जाता है एक बार तो उसको, जैसे पुराने मेथड होते हैं ना, वो जो होता है हथौड़ी, जो होता है हथौड़ी छेने, है ना, उससे तोड़ तोड़ के यहाँ पे कोयला बाल्टी में भरकर, ठीक है, ऊपर भेजता रहता है, राइट। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर द कोल इज देन मैनुअली एक्सट्रैक्टेड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स सच एज ए पिक, एक्सेस, शोवल्स एंड बास्केट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रैट होल माइनिंग सबको क्लियर है। अब रैट होल माइनिंग, ये आपको जो दिख रही है ना, ये दो तरह की रैट होल माइनिंग होती है, ठीक है। एक तो होती है साइड कटिंग, ये साइड कटिंग वाली है ना, जिसके अंदर पहाड़ के अंदर ऐसे जा रहे हैं, ये पहाड़ है सामने आपके, उसके अंदर ऐसे घुस रहे हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज रैट होल माइनिंग, जो कि साइड कटिंग वाली है, साइड कटिंग। एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ये वाली जो है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ओ सॉरी, बॉक्स कटिंग है, वर्टिकल बॉक्स कटिंग, ठीक है। दिस इज अ बॉक्स कटिंग, जिसके अंदर अपन ऐसे घुस रहे हैं। अभी अपन सामने से घुस रहे हैं, दैट इज नोन एज साइड कटिंग, ठीक है। और जब अपन अंदर से घुस रहे हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बॉक्स कटिंग। ये समझ में आ रहा है सबको? तो देखो, टाइप्स ऑफ रैट होल माइनिंग, साइड कटिंग। इन दिस टाइप रैट होल माइनिंग, नैरो टनल्स आर डग ऑन द हिल स्लोप, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, है ना, ये वाला इमेज, ठीक है, ओके। वर्कर्स यूज दिस टनल्स टू गो इनसाइड अंटिल दे फाउंड द कोल सीम। जबकि बॉक्स कटिंग के अंदर, इन दिस टाइप रैट होल माइनिंग, फर्स्ट ए रेक्टेंगुलर ओपनिंग इज मेड, ठीक है, और फिर उसको नीचे 10 to 100 स्क्वायर मीटर, दैट इज ओपनिंग, और फिर उसके अंदर से वर्टिकल पिट जो होता है उसको खोदा जाता है। जैसे ऐसे यहाँ पर एक ओपनिंग करा जाएगा और फिर अंदर 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 ऐसे करता जाएगा, और यहाँ पर लैडर ऐसे लगाकर आप जाओ नीचे और कोयला मिलेगा, कोयला मिलकर बाल्टी में डालो उसको और ऊपर वाला खींचेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज वन वर्टिकल, ठीक है। और ये क्या होता है, ये दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये है ना, जो है ये जो रेड होल माइनिंग है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज इसके अंदर एक तो मान लो कोई आदमी गया इसके अंदर, ठीक है, आदमी गया इसके अंदर, है ना। अब यहाँ पर इतने बारिश हो गई, बारिश हो गई तो क्या होगा, बारिश होगी तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा पानी, आदमी की जान को खतरा है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है ये तो, ठीक है। आदमी वापस लौट कर आया नहीं आए, है ना। तो ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये इसलिए खतरनाक है बिकॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर फ्लडेड इनटू द माइनिंग एरियाज रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज एंड द वर्कर्स ऑल्सो, ठीक है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन करता है। रेड होल माइंस यूजुअली लैक्स प्रॉपर वेंटिलेशन, आल्सो बाय मेकिंग कोल अवेलेबल प्रमोट्स कोल बर्निंग, है ना। अब ये तो हर कोई कर सकता है ना, एक आदमी तो चाहिए इसके अंदर, कोई भी लगा दे एक आदमी, और एक आदमी करके फिर जितना ज्यादा कोयला निकलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। लैंड डिग्रेडेशन होता है, माइनिंग रिजल्ट इन इरोजन ऑफ टॉप सेल, टॉप सेल को इरोड कर दिया, जैसे वर्टिकल वाले होता है उसके अंदर टॉप सेल को हटा दिया, ठीक है।
जिससे कि बैरन हो जाती है लैंड। हर जगह ऐसे ही कर दोगे तो फिर लैंड का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, एज द ट्रीज आर ऑफन कट डाउन टू मेक द रैट होल्स, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है, रैट होल माइंस ऐसे ही छोड़ देते हैं खुली, तो उसके अंदर से जो हार्मफुल केमिकल्स और पोल्यूटेंट होता है वो बाहर आता है, एसिडिफिकेशन इसके अंदर होता है। तो इसके कारण क्या है, इस कंसर्न्स के कारण रेड होल माइनिंग बड़ी ही कंट्रोवर्शियल थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दिमाग खराब हो गया एक बार, तो 2014 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेघालय के अंदर रेड होल माइनिंग को क्या कर दिया, रेड होल माइनिंग को खत्म कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया। अब देखो मेघालय के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर लाइवलीहुड उनकी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब ये डिसीजन लिया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, तो जो मेघालय की गवर्नमेंट थी उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसमें क्या है, पिटिशन फाइल कर दिया, और अभी भी हो रहा है वहां पर रेड होल माइनिंग, है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बैंड दिस प्रैक्टिस इन मेघालय इन 2014, ओके। हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट देन appealed the order into the Supreme Court and practices remain prevalent in the state। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अंदर जो भी क्रिमिनल जो भी डेटा है वो ये डेटा यहाँ पर रिलीज करा गया है किसके द्वारा, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा करा गया है, और उसको बोला जा रहा है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिलीज्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द क्राइम इन इंडिया, दैट इज नोन एज व्हाट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। अब इसके अंदर सारा जो क्रिमिनल चीज होता है ना, सारी क्राइम्स, अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं। देखो अगर हम देखेंगे वीमेन पे ऊपर क्राइम होता है, ठीक है, कि वीमेन का एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है, वीमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीजें होता है। एक ही होता है कि भाई SC ST OBC इसके ऊपर करा जा रहा है, प्लस ये कि सुसाइड कितनी हुई है, साइबर क्राइम कितना हुआ है, ये सब के बारे में डेटा जो है ना, ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अंदर एनसीआर भी देता है, बट ये डेटा भी इश्यूज के अंदर रहता है, ठीक है। कैसे रहता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसकी मेथोडोलॉजी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, राइट। तो देखो रिपोर्ट का मतलब क्या है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है क्राइम्स इन इंडिया 2022, ये रिपोर्ट के अंदर ये है कि 2022 के अंदर कितने क्राइम्स हुए भाई भारत के अंदर, उसका एक कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन रिपोर्टेड क्राइम फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोवाइड्स अ बिग पिक्चर ऑफ द ब्रॉड ट्रेंड्स इन द क्राइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिक ऑन ऑफेंस रेंजिंग फ्रॉम द क्राइम अगेंस्ट द वीमेन टू इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल क्राइम, है ना। क्राइम अगेंस्ट द वीमेन से लेकर इकोनॉमिक क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, सब तरह के क्राइम्स का इसका एक तरह से डेटा दिया जाता है कि भारत भाई साहब 2000। अब इसमें कैसे याद करना होता है आपको डेटा, एग्जैक्टली आपको याद नहीं करना होता है प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर कितने वीमेंस के ऊपर अत्याचार हुए, कितनी FIR हुई, ये सब डेटा नहीं होता, आपको 2021 से कंपेयर करना है। ऐसे इंक्रीज डिक्रीज पूछ सकता है कि 2021 के रेस्पेक्ट में कितना क्राइम हुआ, कितना क्राइम अगेंस्ट वीमेन हुआ, कितना क्राइम अगेंस्ट SC ST OBC हुआ, वो डेटा कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बस ये चीज याद रखनी है प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि बताओ कितना क्राइम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, जो इसकी की फाइंडिंग्स है वो अपन देख लेते हैं। In 2022, a total 58,24,946 cognizable crime comprising इतना crime 35 lakh something IPC crimes and 22,000 special crime, ये सब याद नहीं करना। आपको जो लाइन याद करनी है वो ये करनी है, फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 4.5% इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। तो आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, बताओ देयर इज इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। नो सर, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है साहब, डिक्लाइन ऑफ 4.5%। विद रेस्पेक्ट टू क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, क्राइम रेट इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड, क्राइम रेट इज डिक्लाइंड, ऐसे पूछा जाता है ना। तो सब कुछ ऐसे ये याद करने लगे हो पागल हो जाओगे बिल्कुल, ठीक है। इतना केसेस अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के अंदर केसेस कितना है 2022 के अंदर, ये मत याद करो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो भाई इंक्रीज हुआ है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो कॉग्निजेबल क्राइम क्या हुआ, डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। क्राइम जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस डिक्रीज हुए हैं, क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज हुए, पर वीमेन पे क्राइम जो है वो इंक्रीज हुए। समझ आ रहा है, दिस इज की फाइंडिंग। फिर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग इंक्रीज हुई है क्या, यस इंक्रीज हुई है। एंड इंक्रीज इन सुसाइड्स के अंदर इंक्रीज हुआ है, ऐसे तुमसे पूछ सकते हैं, हाँ। तो प्रीलिम्स में ऐसे बिल्कुल डेटा, ऐसे फैक्चुअल डेटा याद नहीं करना होता है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज ये तरह से आप याद रखो। अब ठीक है साहब, एनसीआरबी, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीआरबी रिलीज करता है रिपोर्ट, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ये रिपोर्ट का मतलब क्या है, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट मतलब कंपाइलेशन ऑफ क्रिमिनल डेटा,
ठीक है, ये आप लिखेंगे कि वीमेन, SC ST और इनके ऊपर क्या क्रिमिनल डेटा है, राइट, ये आप देखेंगे। तीसरी चीज जो पूछा जा सकता है, इसके अंदर इश्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर है ना डेटा का इशू भी है, कि कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई NCRB ने जो डेटा निकाला है ना, ये थोड़ा सा इस पे कंट्रोवर्सी है क्या, कि ये जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल ऑफेंस रूल इसके अंदर कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का मतलब क्या होता है, जैसे एक है रामलाल, मिस्टर रामलाल इज ए क्रिमिनल, ठीक है, इसने भाई ने रेप भी करा है, इसने मर्डर भी करा है, इसने चोरी भी करी है, स्टीलिंग भी करी है। तो अब मान लो कि NCRB डेटा बना रही है, तो NCRB डेटा बना रही है रेप का, मर्डर का, स्टीलिंग का, है ना, तो इसके ऊपर है ना, इसने करे तो 3 क्राइम है, 1 2 3 होना चाहिए कि इसमें भी है, रेप में भी आया इसका नाम, मर्डर में भी आया और स्टील, पर इसका सिर्फ और सिर्फ रेप के अंदर आएगा, सॉरी मर्डर के अंदर आएगा। तो मोस्ट सीवियर क्राइम जो होता है ना, वो कंसिडर किया जाता है, मतलब यहाँ पर माना जाएगा कि एक मर्डर हुआ है, इनको अवॉइड कर दिया जाएगा, स्टीलिंग और रेप। समझ में आ रहा है? तो जो मोस्ट सीवियर क्राइम होता है ना, वो इसके अंदर कंसीडर करा जाता है। जैसे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, दिस मीन्स दैट अमॉन्ग द मेनी ऑफेंसेस रजिस्टर्ड इन सिंगल FIR, द क्राइम दैट अट्रैक्ट्स द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट इज कंसीडर्ड एज काउंटिंग यूनिट। ठीक है, FIR में है कि भाई इसने मर्डर भी करा और रेप भी करा और चुरा भी लिया, स्टीलिंग भी करी, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मर्डर वाला क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा। दस मर्डर विद रेप वुड बी काउंटेड एज मर्डर नॉट द रेप, और इसके अंदर फिर रेप जो होगा वो अनकाउंटिंग अंडर काउंटिंग चला जाएगा। ठीक है, रेप हुआ है पर फिर भी उसको काउंट नहीं करा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई और फालतू की चीजें ये हैं कि NCRB इज ओनली कंपाइलेशन ऑफ डेटा सबमिटेड एट द लोकल लेवल, है ना, एक्यूरेसी रिपोर्ट के इम्पैक्ट करती है, इसके अंदर गैप्स हैं, इनएफिशिएंसी है, वो सब चीजें है। सोशो इकोनॉमिक कॉजिटिव फैक्टर्स और रीजंस ऑफ द क्राइम्स आर नॉट बीन कैप्चर्ड, कि भाई इसने मर्डर करा तो क्यों करा, इसने चोरी करी तो क्यों करी, इसकी माँ बीमार थी इसलिए चोरी करी क्या, तो सोशो इकोनॉमिक जो फैक्टर है उसको नहीं देखा जाता है, वो सब तो चाहिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफेंस रूल, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल, ये प्रीलिम्स के अंदर बोल पूछा जा सकता है। देखो भैया, हम तो वो पढ़ाएंगे जो पिन पॉइंट हो प्रीलिम्स के अंदर कि भैया ये पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट कि दिसंबर के मंथ की बुकलेट का पार्ट 1 हो गया था, अब पार्ट 2 जो होगा वो जनवरी की बुकलेट के साथ आएगा। ठीक है, जनवरी की बुकलेट कब आएगी, 2 फेब को जनवरी की बुकलेट हम रिलीज कर देंगे। ठीक है, 2 फेब को जनवरी की बुकलेट हम रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो उसके साथ साथ दिसंबर का पार्ट 2 भी आ जाएगा। पहली बुकलेट पढ़ी होगी दिसंबर पार्ट 1, मजा आया होगा आपको, ऑब्वियसली उसके अंदर ट्रिक्स फ्रिक्स दे रखी हैं तो सब कुछ वैसे ही याद हो जाता है। बहुत मेहनत लग रही है इसके अंदर बाय द वे, ठीक है, और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बुकलेट के करंट अफेयर्स और ये वाले करंट अफेयर सीरीज चल रही है। ठीक है, बाकी जिसको भी और सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है, ज़्यादा मेहनत मत करो, इतने गधों की तरह मेहनत करने लग जाते हैं अपन बिना किसी स्ट्रैटेजी के। तो आप जो अपने मॉड्यूलर कोर्सेज हैं वो खरीद के आप उसके थ्रू अपनी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते कोर्सेज हैं, ठीक है, और उसके अंदर हर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का अगर मान लो आपको पॉलिटी में दिक्कत है, पॉलिटी ले लो, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में, बस एक एक सब्जेक्ट का लेकर एक बार कोई एक सब्जेक्ट का लेकर देखो, आपको पता चलेगा कितनी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर है। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। कोलंबो से समझ में आया श्रीलंका, ठीक है, पर श्रीलंका नहीं है इसमें। इंडिया अटेंडेड 6th नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइजरी लेवल मीटिंग ऑफ कॉन्क्लेव सिक्योरिटी सिक्योरिटी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन मॉरिशस। ठीक है, तो भारत भी है इसके अंदर, 4 कंट्रीज है इसके अंदर, 4। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो था ना वो 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ। ठीक है, और यहां पर ऐसे बोला गया कि 2011 के अंदर 3 कंट्री आई, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। ये तीनों कंट्री ने सोचा कि भाई देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर हम तीनों को ग्रुप बनाकर सिक्योरिटी पर्पज से अपना ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत का अगर आप स्थिति देखें, यहाँ पर भारत, यहाँ पे श्रीलंका और फिर यहाँ पे मालदीव्स। ठीक है, तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स, और ये जो टापू होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये है तो छोटी छोटी सी कंट्री, पर इतने सारे टापू होते हैं ना, तो एक भी टापू अगर ये मान लो चाइना को दे दे, श्रीलंका चाइना को दे दे कुछ, ठीक है, हम्बन टोटा जैसे दे रखा है, ठीक है, मालदीव्स अभी पूरी चाइना के पैरों के नीचे झुक चुका है पूरा। तो ये जो कंट्री, ये जो है टापू वाली कंट्रीज है, वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन एक तरह से बड़ा ही भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन, चाइना की हमेशा नजर रहती है इसके ऊपर। ठीक है, तो खैर
तो भारत ने 2011 के अंदर क्या करा, ट्रायलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करा इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ, ठीक है। तो ये श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बाद में इसमें मॉरिशस भी आ गया। मॉरिशस आ गया तो बांग्लादेश ने बोला मैं भी आऊंगा, तो बांग्लादेश से बोला रुक जा भाई, तू मत आ भाई, तो क्या है, दूर बैठकर देखते। इतने सेशल्स आया, सेशल्स आया कि हम भी आएंगे। हमने कहा तुम दोनों है ना एक बार दूर बैठकर देखते रहो, ठीक है, ऑब्जर्वर कंट्रीज इसके अंदर है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है, तो आप बोलेंगे 2011 के अंदर इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी का एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज नोन एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसके बाद क्या हुआ कि मॉरिशस ने बोला मैं भी आ जाऊं, ठीक है, तो मॉरिशस को भी बोला कि ठीक है भाई तू भी आ जा, तो मॉरिशस भी आ गया। फिर बांग्लादेश ने बोला मैं भी आ जाऊं, सेशल ने बोला मैं भी आ जाऊं। हमने कहा भाई तुम रुक जाओ भी, तुम दूर से बैठकर ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्वर स्टेटस, तो परमानेंट मेंबर्स तो ये हैं, और ऑब्जर्वर स्टेटस स्टेट्स जो हैं वो ये हैं, बांग्लादेश और सेशल्स, ठीक है। Conclave underlies regional cooperation and shared security objective concerning all littoral nations in the Indian Ocean region। जो भी इंडियन ओशन रीजन्स के आसपास के जो बॉर्डर वाले रीजन है उन सब की सिक्योरिटी करने का इसके अंदर मकसद था। इट एम्स टू मेक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैराइन पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटी फॉर दिस रीजन, ठीक है। अच्छा, कोलंबो क्यों बोल रहे हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, क्योंकि इसका परमानेंट सचिवालय जो है ना वो कोलंबो के अंदर है, जो कि सारी एक्टिविटीज और इंप्लीमेंट करते हैं, जहां से डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसका आर्टिकल 99 अभी न्यूज के अंदर है, क्योंकि बहुत सालों बाद है ना, है ना, क्या करा है कि इसराइल ने जो अटैक करा है गाजा के ऊपर, इसराइल अटैक गाजा, ठीक है, तो इसके अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 99 जो है वो इन्वॉक हो गया, आर्टिकल 99। अब आर्टिकल 99 क्या है, ये देखो, ये जो है ना यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो है उनके पास एक पावर है आर्टिकल 99 की, कि भाई वो आर्टिकल 99 इन्वोक कर सकते हैं। तो इस भाई के पास पावर है ये आर्टिकल 99 की, पहले ही समझ लो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है उनके पास पावर होती है आर्टिकल 99, उनकी मर्जी है वो इन्वोक करे कि नहीं करे, डिस्क्रिशनरी पावर है। भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, अभी अपन समझते हैं। तो देखो, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, इन्वोक्ड आर्टिकल 99 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूएन चार्टर का इसने भाई ने क्या करा, इसने कहा कि मैं तो कर रहा हूँ इन्वोक, मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंने लगा दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि आर्टिकल 99 यूनाइटेड नेशन चार्टर का कैसे इन्वोक किया जाता है, एक भाई सिंगल हैंडेडली सेक्रेटरी जनरल जो है वो कर देंगे। अब आर्टिकल 99 क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग अटेंशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के को अटेंशन में लाने के लिए, कोई मान लो कोई इवेंट हो रहा है, जैसे इसराइल और हमास का वार हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं गाजा और इसराइल के बीच में वार हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ये बहुत तगड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, तो सेक्रेटरी जनरल के पास ये पावर है कि अगर वो आर्टिकल 99 इन्वोक कर देता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक तरह से वो क्या कह रहा है कि भाई इस मैटर को देख ले, नहीं तो पूरी विश्व की शांति भंग हो जाएगी, ठीक है। तो मे ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर विच इन हिज ओपिनियन मे थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा हो, ऐसा कोई भी मैटर होना, उसको क्या कर सकता है, उसको अटेंशन में ला सकता है सेक्रेटरी जनरल। तो आर्टिकल 99 इज ए प्रोविजंस विद इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर सर्विंग एज यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 99 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, अलोंग द सेक्रेटरी जनरल टू हाईलाइट द क्रिटिकल इश्यूज एंड इट रिक्वायर्स द सिक्योरिटी काउंसिल्स अटेंशन व्हेन इन्वोक्ड, ठीक है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन के अंदर लिख रखा है ये कि प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है इज अंडर द ऑब्लिगेशन, जैसे ही अगर आर्टिकल 99 हो गया तो वो ऑब्लिगेशन के अंदर हो जाएगा, मतलब उसको करनी पड़ेगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ठीक है, मीटिंग ऑफ काउंसिल इफ द सेक्रेटरी जनरल ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो ये इसकी पावर है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वहां पर, उसको क्या करती है, वो इसके अंदर क्या करेगी, वो इसके अंदर बात करने लग जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो आर्टिकल 99 हो गया, रेड होल माइनिंग हो गया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है अपन वो करते हैं
ग्लोबल कूलिंग वॉच, ठीक है 2023, ठीक है। ये क्या है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023? ये एक रिपोर्ट है ना। और इसका अभी जो थीम है वो है कीपिंग इट चिल, चिल, ढूंढू जस्ट चिल वाला चिल, ठीक है। मतलब यहाँ पर चिल का मतलब क्या है, यहाँ पर चिल ये है कि जो टेम्परेचर है एमिशन के कारण, ठीक है, एमिशन के कारण जो टेम्परेचर है ना, उसको कम करना। कीपिंग इट चिल का मतलब ये। तो देखो ये क्या है कि रिसेंटली द ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट टाइटल्ड कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट द कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग इमिशन, कटिंग इमिशन के साथ साथ कूलिंग डिमांड्स को कैसे मीट करा जाए, ये इसकी थीम पर ये एक रिपोर्ट यहाँ पर क्या है रिलीज हुई है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट डिमॉन्स्ट्रेट द पोटेंशियल एंड द पाथवे, जिससे कि हम नेट नियर जीरो इमिशन कर सकते हैं फ्रॉम कूलिंग, ठीक है। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय यूनैप, यूनैप के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है, ठीक है ना, यूरोप के द्वारा। इट हैज बीन रिलीज इन सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल कूलिंग प्लेज। अब ग्लोबल कूलिंग प्लेज क्या है सर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था, ठीक है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि, है ना, या फिर लेती हूं कि, तो देखो देखो ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट कौन करता है, यूनैप का एक कॉलिशन बना रखा है यूनैप ने, कूल कॉलिशन, वो करता है। यूरोप के द्वारा बनाया गया कूल कॉलिशन जो है वो करता है कौन, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि एनालिसिस ऑफ ग्लोबल कूलिंग सेक्टर फोकसेस नॉट ओनली स्पेस कूलिंग बट आल्सो ऑन द कोल्ड चेन फॉर द फूड एंड द हेल्थ। इसके अंदर कोल्ड चेन्स जो होते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज जो होता है, ठीक है, उसके बारे में और स्पेस कूलिंग के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पर देखा जाता है, राइट। की हाइलाइट्स आप यहाँ पर पढ़ ले, ये की हाइलाइट्स है। इसके अंदर ये पूछा जा सकता है ग्लोबल कूलिंग रिपोर्ट 2023 के अंदर एक तरह से क्या बोला गया है। तो यहाँ पर देखो, करंटली कूलिंग इक्विपमेंट करंटली अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, ठीक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल बाय द 2050 तक ये ज्यादा हो जाएगा, 40% हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का। कूलिंग इक्विपमेंट जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ठीक है ना, ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये इक्विपमेंट्स जो है ना, ये 20% तक इलेक्ट्रिसिटी खा जाते हैं। अब आने वाले समय में जैसे गर्मी बढ़ेगी तो एसी एक घर में एक है तो 4 लगेंगे, तो 40% तक हो जाएगा 2050 तक। तो ये खतरनाक बात है। अंडर ए बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, इमिशन फ्रॉम द कूलिंग आर प्रेडिक्टेड टू अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल इमिशन इन द, है ना। तो ये एसी वेसी जो कूलिंग के कारण जो इमिशन होती है वो 10% तक है, राइट। द रिपोर्ट फोकसेस ऑन 3 की मेजर फॉर सस्टेनेबल कूलिंग, कूल करो पर सस्टेनेबल करो। तो मतलब आप ये समझ गए ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट मतलब कि जो कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, और कोल्ड स्टोरेज हो गया, इन सब के कारण जो गैसेस रिलीज हो रही है, इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसको उसके बारे में बताना कि भाई देखो ये खतरनाक चीजें इसके अंदर है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पैसिव कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये पैसिव कूलिंग करने की कोशिश करें, हाई एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बनाएं, ठीक है। जैसे कि आपने फ्रिज लगाया तो फ्रिज के अंदर होता है ना 5 स्टार वाला होता है, एक 3 स्टार वाला होता है। इसका मतलब पता क्या है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी और उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसने कितना आउटपुट निकाल कर दिया, मतलब कितना ठंडा करा, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी दे दिया आपने 100 और ये आउटपुट दे रहा है 40, तो 60 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बर्बाद चली गई, तो एफिशिएंसी कम है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी 100 दी है और ये आउटपुट दे रहा है 80 का, है ना, तो इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी अच्छी है। तो एफिशिएंसी जो है हमको वो बढ़ाने होंगे। एचएफसीज जो हैं, जो एचएफसीज यूज होते हैं इन कूलिंग इक्विपमेंट्स के अंदर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, उनका फेस डाउन करना होगा हमें, ठीक है, ज्यादा जल्दी से जल्दी फेस डाउन करना होगा, क्योंकि इनसे क्या है, इससे क्लाइमेट चेंज और आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है, राइट। दिस मेजर कुड लीड अप टू 60% ऑफ द कट ऑफ predicted 2050 sectoral emissions, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस आर द की हाइलाइट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। इंडियन पॉलिटी पे आप कोर्स ले सकते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज अवेलेबल, मॉडर्न हिस्ट्री पे अवेलेबल है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ज्योग्राफी पे, एनवायरनमेंट पे, आर्ट एंड कल्चर पर, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिडिवल एंड एंशिएंट के अलावा, मिडिवल एंशिएंट भी हमने पढ़ा रखा है बट मैंने नहीं पढ़ाया वो, तो मेरे को मैंने उसके मॉड्यूलर कोर्सेज नहीं निकाले। अगर आप पूरा कोर्स लेंगे तो उसके अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मर्जी है
मन करे, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसा करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है, बिकॉज़ आपको बहुत सारे और भी हम कोर्सेज़ लेकर आएँगे फिर ऐसे। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच।